61 माफियाओं को काबू में करने का प्लान तैयार किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है कि अब कोई भी माफिया किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि माफिया की लिस्ट जो यूपी सरकार ने तैयार की है उसमें किसका किसका नाम है। लिस्ट में सबसे ऊपर मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह नंबर 2 पर। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं अतीक को लेकर क्या क्या नए खुलासे हुए हैं। उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक ने साबरमती जेल से ही एक बिल्डर को धमकी दी थी, मैसेज भेजे थे। उस बिल्डर के साथ अतीक के बेटे असद का ऑडियो टेप आज तक के पास मौजूद है, जो मैं आपको सुनाने वाली हूं कुछ ही देर में अपनी रिपोर्ट में। लेकिन एक तरफ नजर रखिएगा, कौन कौन से वो माफिया हैं जो अब उत्तर प्रदेश में डर जाए, क्योंकि बाकायदा लिस्ट जारी हो गई है। राजन तिवारी नंबर 7 पर। शुरू से अगर इस लिस्ट को हम आपको दिखाएं तो सबसे पहले मुख्तार अंसारी का नाम है। वही मुख्तार अंसारी जो पहले से ही योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। ये देखिए, मुख्तार अंसारी नंबर 1, नंबर 2 ब्रजेश सिंह। तो जो लोग धर्म के चश्मे से माफियाओं के अंत को देख रहे हैं यूपी में, उनके लिए भी आईना है। नंबर 3 त्रिभुवन सिंह। ये वो माफिया है जिन्होंने अपने आतंक से उत्तर प्रदेश में लोगों को लंबे वक्त तक परेशान किया। खान मुबारक नंबर 4। तो धर्म के आईने से देखना बंद करना होगा। उमर, अतीक का बेटा, वो नंबर 5 पर रखा गया है। कुंटू सिंह नंबर 6। ऐसे ही माफियाओं के हम नाम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इन सब की नींद और होश अभी उड़े हुए होंगे, क्योंकि ये और इनके आसपास के तमाम लोग घबराए होंगे। ईडी कर रहे हो। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो नहीं किया। बेहतर यह है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है, तो हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं। आपने अपनी किस्मत और अक्ल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दो, तो वो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा। अतीक की धमकी वाले संदेश इतने पर ही खत्म नहीं होते। वो कहता है मैं अभी मरने वाला नहीं, और फिर अपना नाम और पता भी बताता है। उसने आगे क्या लिखा ये देखिए। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ता हूँ, बेहतर है हमसे आके मिल लो। अतीक अहमद, साबरमती जेल। अतीक माफिया था और माफियागिरी के सारे ट्रिक जानता था। उसे पता था कि जेल में होने की वजह से लोगों में उसका खौफ कम हो रहा है, जो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शायद इसीलिए वो लोगों को अपने बेटों का खौफ भी दिखाता था। उसने बिल्डर को भेजे धमकी वाला मैसेज में लिखा, मेरा कोई लड़का ना डॉक्टर बनेगा और ना वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। अतीक अहमद, साबरमती जेल। दरअसल जब उमेश पाल की हत्या की साजिश तैयार हो रही थी तो असद ने पैसे की मांग के लिए बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को फोन किया, लेकिन बिल्डर ने असद का फोन उठाया नहीं। फिर अतीक ने बिल्डर को जेल से मैसेज भेजे, तब जाकर मोहम्मद मुस्लिम ने असद का फोन उठाया। आप असद और मोहम्मद मुस्लिम के बीच 9 जनवरी को ही बातचीत सुनिए। कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं, उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा, हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आपने सुना, असद बार बार मोहम्मद मुस्लिम को अतीक से कोर्ट में मुलाकात के लिए कह रहा है और मोहम्मद मुस्लिम मना कर रहा है। असद ने बिल्डर से 5 करोड़ मांगे थे, लेकिन वो असद को 80 लाख देता है। बताया जाता है कि उसी पैसे का इस्तेमाल उमेश पाल की हत्या के लिए किया गया।
पुलिस के पास ये सारे सबूत मौजूद थे, जबकि अतीक बार बार जेल से साजिश में शामिल होने से मना करता रहा था। कहना चाहेंगे, बोल रहे जेल से आपने प्लानिंग करी? टीवी पर आप लाइव हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। अब आप इन दो पर्चियों को देखिए, एक गुलाबी रंग की है और दूसरी सफेद। दोनों में यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने वालों के नाम लिखे हैं। इसमें अतीक अहमद का भी नाम है। ये पर्चियां अतीक के चुनाव लड़ने पर जारी होती थी। गुलाबी पर्ची का रेट था 3 से 5 लाख रुपए और सफेद पर्ची का रेट हुआ करता था 5 लाख से ऊपर। जेल से धमकी देने वाले सलाखों के पीछे बैठकर ही वसूली करने वाले और चुनाव टैक्स वसूलने वाले माफिया का अंत हो चुका है, लेकिन यूपी में माफिया का पूरी तरह सफाया अभी बाकी है। यूपी में शुरू होने वाला है माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। कुल 61 माफियाओं की सूची तैयार की गई है। हालांकि इस सूची पर सीएम योगी की मुहर लगनी बाकी है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया को चिन्हित कर लिया है। सरकार ने 50 और पुलिस मुख्यालय स्तर पर 11 माफिया की सूची बनाई, जिसके गैंग को खत्म करने से लेकर उनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा है। गैंगस्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर मुख्तार अंसारी का नाम है। दूसरे नंबर पर ब्रजेश सिंह, इसके अलावा त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक जैसे बदमाश शामिल हैं। अतीक अहमद के बेटे उमर को भी माफियाओं की सूची में रखा गया है। पूर्वांचल के गैंगस्टर कुंटू सिंह को भी इस बार माफिया सूची में शामिल किया गया है। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। योगी ने अभी तक जो कहा वो कर दिखाया, लेकिन यूपी को माफिया मुक्त करने का काम अभी अधूरा है और इसे पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। अनुराग भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। रोज हल्ला बोल में सर आप बोलते हैं कि लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं योगी जी माफियाओं की? लिस्ट बना दी है खास आपके लिए। पढ़ के सुनाओ किसका किसका नाम है, या पढ़ लिया? पढ़ दीजिए, जनता भी सुन ले। दिखा और दीजिए, जनता इंतजार करेगी कि किस पे कार्रवाई मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी, ब्रिजभूषण सिंह, तमाम ऐसे हैं। एक एक करके एक बार जाकेट दिखा दीजिए, उसमें सबके नाम है। ये देखिए, ब्रजेश सिंह नंबर 2 पे है सर। नंबर 3 पर त्रिभुवन सिंह। जो लोग धर्म का चश्मा लगा रहे थे उनको भी चश्मा अब उतारना पड़ेगा। तो हमने सुना आज आप योगी जी की तारीफ करने वाले हैं सर, आपकी कहीं मान ली उन्होंने? देखिए, मैं आपको एक बात साफ साफ कह दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लिस्ट उन्होंने निकाली, अच्छी बात है। अब लिस्ट पे कब कार्रवाई होगी इसका भी इंतजार कीजिए कि होती कब है। लिस्ट तो निकाल दी। अभी आपने कहा कि अभी ऑफिशियल इस पे सिग्नेचर होने बाकी है। चलिए, सिग्नेचर भी हो जाए और सब पे कार्रवाई हो जाए तो देखा जाएगा क्या होता है। अभी कैसे है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बता रहा हूं। जालौन में अभी एक बेटी को, मैं कहते हैं बहुत खौफ है, डरे हुए हैं सब लोग। जालौन में एक छात्रा को किस तरह से गोली मार दी गई, मात्र 4 दिन पहले की घटना है ये। इसका उन्नाव में एक रेप पीड़िता जिसपे जेल में जाते हैं, बदमाश लौट के आते हैं, उसका घर जला देते हैं, बच्ची भी उसमें झुलस जाती है। किस बात का डर लग रहा है मुझे बता दीजिए। कहां ये अपराधियों में कहां से इतनी हिम्मत आ रही है? इसी तरह से आपने देखा कि वहां प्रयागराज में किस तरह से सरेआम पुलिस कस्टडी में गोली मार दी। उसके पहले उमेश पाल को भी मारी गई गोली जब उसके पुलिस वाले उसके साथ थे। तो ये डर, मैं कहता हूं, डर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो सवाल ये है मेरा सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि आप जो अपराध की फैक्ट्री है उस पे ताला लगाइए, क्योंकि अपराध की फैक्ट्री चल रही है। डर नहीं रहे अपराधी। अपराध को एक आध अपराधी तो मारा जाता है, लेकिन अपराध की फैक्ट्री अगर चलती रहेगी तो वो 3 कहां से आए? 3 जिसको जो अतीक को उसके भाई को मार के चले गए, इतनी बड़ी पुलिस कस्टडी में। इसमें से कितनी फैक्ट्री आपकी सरकार ने बिठाई थी सर? ये माफियाओं वाली फैक्ट्री जो आप बंद करने, सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं। जो 3 पैदा होके आए और फट से मार के चले गए, कौन थे वो? कहां से आए थे वो? उसके पहले तो उनका नाम नहीं था। ये तो लिस्ट तो आपने अभी निकाली है, उन तीनों का तो नाम होगा भी नहीं। अगर पहले आपने लिस्ट निकाली होती तो उन तीनों का नाम शायद नहीं होता। और वो सो कॉल्ड इतने बड़े माफिया को मार के चले गए। तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगातार चल रही है, उसको बंद करने की जरूरत है, तभी समाज में यहां पे अपराध रुकेगा।
परसेप्शन बनाने से नहीं रुकेगा। अगर इतना ही डर होता तो क्या यहां पे मां बेटी जिंदा जल जाती पुलिस प्रशासन के सामने? अगर उस ठोक के कार्रवाई करती होगी तो कम से कम अधिकारियों पे और जो वहां पे लोग खड़े थे उन पे डर तो होता। आज उत्तर प्रदेश में जनता के मन में भय पैदा किया जा रहा है। जिस तरह का हत्याकांड हुआ है ये तो भय पैदा करने वाला है ना। जब पुलिस के सामने हत्या हो जाएगी तो जनता तो डरेगी ना, उनके मन में खौफ पैदा होगा। उसके मन में खौफ पैदा होगा। इसमें से कितनी फैक्ट्री आपने बिठाई थी सर? इसमें से कितनी फैक्ट्री आपने बिठाई? समाजवादी लोग, हाँ समाजवादी ने फैक्ट्री बैठाई थी एक्सप्रेसवे लगाने की, जो आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे दौड़ रहा है। फैक्ट्री लगाई थी 1090 बनाने की, लगाई थी 100 डायल बनाने की, लगाई थी हमने मेडिकल कॉलेज बनाने की, लगाई थी हमने स्टेडियम बनाने की, लगाई थी हमने लैपटॉप देने की, जिससे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो। ये फैक्ट्री तभी बंद हो पाएगी, अपराध की फैक्ट्री। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आप समाज के अंदर में शिक्षा को आगे बढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, समाज में विकास की राजनीति कीजिए, एजुकेशन दीजिए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम कीजिए, जिससे युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का। देखिए, आपके बोलने के पहले एक बड़ी खबर आ गई आपसे जुड़ी हुई, आप ही से जुड़ी हुई खबर है। असद अतीक की हत्याकांड में यूपी पुलिस को नोटिस आ गया है एनएचआरसी की तरफ से। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। यूपी डीजीपी प्रयागराज सीपी को यह नोटिस भेज दिया गया है। घिर गई है आपकी सरकार। सख्त कानून व्यवस्था, हम तो बुलडोजर चला देते हैं, हम तो ठोक देते हैं अपराधियों को। अब कहां पहुंच गया? पुलिस कस्टडी में 3 लोग आकर सीधा दनादन मारते हैं और एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। घटना का जिक्र अनुराग जी कर रहे हैं। कानपुर में माना जा रहा है कि कोई लड़की को चाहता था, जानता था पहले से, उसने दिन दहाड़े उसको मार दिया है। कानपुर में 11 बजे दिन दहाड़े। कहां रुक रहा है सर अपराध? जालौन की घटना है जिसका जिक्र आप, बिल्कुल जालौन की घटना है और हमको लगता है डिटेल्स आप लोग के पास होंगे। 6 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में वो अपराधी पकड़ा गया घायल अवस्था में। देखिए, एनएचआरसी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने कहा हमारे लिए है। जब कोई भी इनकाउंटर होता है तो उसकी मजिस्ट्रेट की जांच होती है, माननीय न्यायालय में रिपोर्ट जाती है, माननीय न्यायालय तय करता है कि इनकाउंटर फेक है या सही है। और एनएचआरसी भी एक प्रक्रियागत तरीके से सभी इनकाउंटर पे नोटिस भेजता है। उस नोटिस का जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस या सक्षम जो एजेंसीज है वो देंगी। देखिए अंजना जी, 2-3 विषय में कहना चाहता हूँ। एक तो किसी भी एक घटना से सरकार की नीति और नीयत पे सवाल नहीं खड़े हो सकते। हम तो आज तक से कहते हैं कि 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार थी, तब से लेकर इन 6 सालों का एक्सरे करिए हमारी सरकार। और अभी अनुराग जी कह रहे थे 1-2 अपराधियों को मार देने से नहीं होता। अरे भदौरिया जी, करीब 12,000 इनकाउंटर्स हमारी सरकार के दौरान हुए। करीब 183 दुर्दांत अपराधी इस दौरान मारे गए। अच्छा, ये 4,000 घायल हुए। एक बात बताओ, 23,000 के करीब अपराधी गिरफ्तार किए गए। मनीष जी, 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। मिस्टर शुक्ला, अतीक अहमद कौन से जेल में था? नहीं, साबरमती में था पहले। बिल्कुल। साबरमती जेल कहाँ पे है सर? तो गुजरात में है। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की तो क्या हो गया सर? वहां से मैसेज कर रहा था ये। तो बिल्कुल, देखिए अंजना जी, हाँ। ये जो चीजें आप दिखा रही हैं, ये हमारी एजेंसीज ने ही रिकवर की है। हमारी एजेंसीज के माध्यम से ही आप लोग को मिल रही है। हमारी एजेंसीज पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। देखिए, हम अपनी कमी को छिपा के किसी अपराधी को बढ़ाने वाले नहीं है। आपने पूछा तो इसी तरह से आप अजहर भदौरिया से एक बार पूछिए, अतीक अहमद कौन था, विधानसभा में किसने भेजा, लोकसभा में किसने भेजा। अनुराग जी बुरा मान जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं मुझसे। बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये सवाल तो बनता है। देखिए अंजना जी, अरे मैं रोज पूछती हूँ उनसे, रोज उनकी याद सुधारती हूँ या रोज उनकी याददाश्त सुधारती हूँ। ऐसे माफियाओं को सिस्टम से बड़ा बनाने वाले वो लोग जो इस पूरे सिस्टम में जिम्मेदार है, श्वेता शर्मा जैसे लोगों के लिए उनकी जवाबदेही नहीं तय हुआ। वारिस पठान साहब को दिखाई। रुकिए सर। वारिस पठान तो विक्रम सिंह साहब सर अलग ही है, मतलब अलग ही एंगल है AIMIM का। सारे नाम पढ़ के सुनाओ मिस्टर पठान, कौन कौन है? 100 अलग है। एंगल बताती हूँ सर, अभी आप समझ जाएंगे। सुधाकर सिंह प्रतापगढ़, टॉप 61 माफियाओं की बात कर रही हूँ। गुड्डू सिंह कुंडा, गब्बर सिंह बहराइच, उद्धम सिंह मेरठ,
योगेश भदौड़ा मेरठ, बदन सिंह बद्दो रहच, अजीत चौधरी अक्कू मुरादाबाद। आपको लेकिन वही दिखते हैं जिसमें आप ये धर्म का घोल पिलाकर फिर घुट्टी फिर लग जाते तो क्या तो अंजना जी, क्या मैं ये समझ लूं कि जो नाम की लिस्ट आपके पास है योगी सरकार ने जो बनाई है, तमाम को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये तमाम का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, या कायदे कानून के साथ इनका केस चलाया जाएगा, संविधान का पालन किया जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं ना अंजना जी कि उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म नहीं हुआ, डर खत्म नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े एक दलित बच्ची को भी कुछ लोग आते हैं मोटरसाइकिल पे गोली मार के चले जाते हैं, किस तरह से घर को अंगार लगा दिया जाता है, एक छोटा सा बच्चा जल दिया जाता है, किस तरह से अभी भी वहां पे कोई बताया कि क्रूड बॉम्ब फेंका गया, किसके घर के बाहर, वकील के बाद, कितना सही है पता नहीं। तो कहां है योगी जी का? ये कब होता है? जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर आकर कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे, ठोक डालेंगे, तब इस तरह की फैलती है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं कि करिए आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग के अंदर एक इसकी इंक्वायरी बिठाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहां से 3 अज्ञात बदमाश आए, तीनों ने पिस्टल कहां से लाए, पुलिस के सामने क्यों गोली मार दिया, जेएसआर के नारे लगाते हुए पुलिस ने क्यों एक भी को भी डिसआर्म नहीं किया, तो लॉयर है पुलिस ना, ने किसी को डिसआर्म करने की कोशिश नहीं किया, गोली नहीं मारा। वारिस पठान जी तो लॉयर है ना, लॉयर के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। लॉयर है, पुलिस रिमांड क्यों नहीं आपको लिया? तो पता होगा सर, हर एनकाउंटर की Practicing मैजिस्टेरियल जांच होती है। विक्रम सिंह साहब, एनकाउंटर की मैजिस्टेरियल जांच तो होती है, ये जो हत्या है उसमें भी जांच होगी, जुडिशियल कमेटी में बिठा दी गई है। मॉनिटरिंग जांच होती है, क्या एतराज होता है? ठीक है, क्या पठान साहब की आशंकाओं में दम है? विक्रम सिंह साहब, बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल ये आरोप केवल मात्र आरोप लगाने के उद्देश्य से है। आपने सही कहा, हर एनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी से होके गुजरता है। सबसे पहले जैसे आपने कहा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, उसके बाद साथ ही साथ एफआईआर होती है। अगर आपको अपने जो आरोप लगाने उसमें लगाइए, उसका समावेश होगा, फाइनल रिपोर्ट होगी तो, चार्जशीट होगी तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाकर जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाएंगे तभी उसमें आगे की प्रगति होगी। और अगर उसमें कोई शिकायत आती है या किसी तरह की पुलिस की मिली भगत या कोई क्रूरता या अमानवीय कृत्य आता है सामने, तो उसमें अलग से अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी एक आख्या भेजी जाती है जिसमें मुठभेड़ की पूरी जानकारी दी जाती है, और अगर उसमें कोई तथ्य ऐसे पाए जाते हैं जो कि विपरीत हो एफआईआर के, तो अलग से एफआईआर कायम करके उन दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाता है। ये कह देना मनमाने तरीके से कोई ठोक दो, ये सब संभव नहीं है आज के युग में अंजना जी, और आप उससे बेहतर जानती हैं। ये मनमाने तरीके से आरोप लगाना छोड़ दें। जो जिनके साथ ये कृत्य हुआ है उन सबको ये मौका मिलता है संविधान के अंतर्गत मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, एफआईआर, जांच, तफ्तीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इंक्वायरी। सिंह साहब, मुझे लेकिन ये भी जानना है भारतीय नागरिक होने के तौर पर कि हमारे देश में जेलों की हालत क्या है सर? कैसे अतीक अहमद फोन आराम से यूज कर रहा है, बाद में एजेंसीज वो मैसेजेस भी दिखा रही हैं। अरे साहब, ये तो बता रही हैं कि हमारी व्यवस्था का क्या हाल है। आप तिहाड़ जेल में देखिए सर, वहां पे एनकाउंटर हुआ, ये कौन देख रहा है? ये क्या तमाशा चल रहा है? वहां की पुलिस पर क्या कमेंट है आपका? तिहाड़ जेल में गैंग वॉर में अभी 1 सप्ताह के पहले एक व्यक्ति को मार दिया गया है। ये जेलों के अंदर गैंग चल रहे हैं और गैंग वॉर में एक दूसरे को मार रहे हैं, फोन्स का बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है, और बाद में यही एजेंसियां हमें मैसेजेस भी दे रही है कि ये देखो जी जेल के अंदर से बात कर रहे थे। ये क्या पुलिस सिस्टम है? अंजना जी, जेल में जो दुर्व्यवस्था है वो अकल्पनीय है। आपने सुना होगा सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में 1 करोड़ रुपए रिश्वत देता था, जिससे कि उसका काम धाम चलता था वहां पे। जिससे चाहता था मिलता था, जिसको चाहता था बुलाता था, जो इक्विपमेंट चाहता था मंगा लेता था, और जो इक्विपमेंट चाहता था स्मूथिंग करके यूनियन होम सेक्रेटरी बन करके उसने लोगों को कितना लंबा नुकसान किया है और अपना फ्रॉड का सामना चलाया है। और यही कमोबेश ये सारे जेलों का यही हालचाल है। इसकी जड़ें कहां तक है? मैं अगला प्रश्न आपसे विक्रम सिंह साहब पूछ रही हूँ। ये तो हम लोग सब जानते, सुकेश रंजन महंगी महंगी बैग्स, एक्ट्रेसेस को वहां बुलाता था, मिलता था, जो भी करता था। मैं तो आपसे जानना चाह रही हूं कि इसकी जड़ें कहां तक है? सिर्फ पुलिस तक है या आगे तक है? ये जेलों में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है?
अंजना जी, इसकी जड़ें पूरी जेल के स्टाफ तक है और पुलिस तक है। इसके ऊपर जाने की तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि इसके ऊपर कहीं जाने के, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर मंत्रिमंडल ही आता है। तो ऊपर वाले देखिए जरा, इसको रोके, इस पर आंखें ना मूंदे। इच्छा शक्ति नहीं है, इससे इस इच्छा शक्ति का अभाव है, क्योंकि आज से नहीं, मैं दशकों से देख रहा हूं जेल के अंदर, जहां पर मुख्तार अंसारी बैडमिंटन खेलते थे डीएमएसपी के साथ, जहां मुख्तार अंसारी ने एक तालाब बनवाया था ताजी मछली पाल करके मछली का सेवन करने के लिए। अब क्या कहा जाए, अगर डीएम वहां जाके मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो क्या रह जाएगा? डीएम तो ओवरऑल इंचार्ज होते हैं जेल सुपरिंटेंडेंट्स के, लेकिन अगर डीएम साहब ही मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो चल चुका जेल का प्रशासन। खाने पीने का सामान कीमत दीजिए, घर से आ जाएगा। कुछ और सामग्री चाहिए, कीमत दीजिए। अमरमणि त्रिपाठी वहां जेल में अपना अलग से साम्राज्य चलाते थे। जितने बाहुबली हैं उनका अपना साम्राज्य जेल में चलता, सब चलाता था। अमरमणि त्रिपाठी चलाता था, ये सुकेश रंजन यहाँ पर चलाइए। जेल से ये लोग आराम से करते हैं और शायद ऊपर बैठे लोगों को इस पर आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि अपराध का एक बहुत बड़ा ताना बाना यहाँ जेलों से बुना जा रहा है, जिस पर अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया है। लेकिन एक सेकंड पॉलिटिकल सवाल से पहले एक और, विक्रम सिंह साहब, शाइस्ता क्यों नहीं पकड़ी जा रही है अभी तक? क्या चक्कर लग रहा है आपको? गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता जी। अंजना जी, यही सवाल आपके चैनल पे, यही सवाल इनके लिए भी आता था, अन्य गैंग मेंबर्स के लिए भी। सबका समाधान हुआ। शाइस्ता भी उसी शातिर दिमाग की, उस गिरोह की सदस्य है जिसको के बारे में पूरा देश आज चिंतित है। कल नहीं तो परसों शीघ्र शाइस्ता भी दस्तयाब होंगी और गुड्डू मुस्लिम भी दस्तयाब होंगे। यूपी पुलिस की गिरफ्त से सुल्ताना नहीं बचा, ददुआ ठोकिया नहीं बचे, ये भी नहीं बचेंगे। बुरा लग रहा होगा हम और आप जब शाइस्ता के बारे में बात कर रहे हैं और आप भी उन्हें इनामी बदमाश कह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं। वारिस पठान साहब, बुरा लग रहा होगा आपको तो? हाँ, देखिए, बुरा ये बात का लग रहा है अंजना जी कि अभी आपने बताया कि गैंगस्टर लोग जेल के अंदर से इतनी फिरौती कर रहे हैं, जेल के अंदर से इतना बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। तो साबरमती जेल जो है गुजरात में है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे इतना बड़ा माफिया लोग कांड कर रहे हैं, इतना किलिंग्स हो रहा है, इतना एक्सटॉर्शन हो रहा है, वारिस पठान साहब, इसमें बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार की मिली भगत के बिना कुछ हो सकता है क्या? बताइए आप मुझे। अरे शाइस्ता हो या कोई और क्रिमिनल हो, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है ना, उनसे चलेगा ना। आपको बीजेपी के बारे में क्यों बुरा लग गया? हमारी पार्टी ने तो टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने तो काफी लोगों को टिकट देकर नेता बना दिया। टिनी किसकी पार्टी का है? टिनी किसकी पार्टी का, जरा बताइए अंजना जी। टिनी जिसने थार की गाड़ी लेकर हमारे 4 किसानों को कुचल दिया, वो कौन सी पार्टी का था? जिसके पिताजी आज भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, कौन सी पार्टी से उनके संबंध है? बीजेपी के साथ संबंध है। उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर अगर आप लिस्ट निकालोगे ना अंजना जी, तो आधे से ज्यादा विधायक तो अपने आप ही जेल चले जाएंगे। अगर योगी जी सख्त थाम लिए ना कि हमको क्रिमिनल के पीछे जाना है, तो पहले उत्तर प्रदेश की आधी असेंबली साफ हो जाएगी। सपा चट फिनिश। मैं आपको बताती हूं बड़े क्रिमिनल वहां पे बैठे हैं, तो उनका कब क्या करेंगे? उनको मिट्टी में कब मिलाएंगे? कब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किया जाएगा? कब एनकाउंटर करेंगे? कब फिर जश्न मनाया जाएगा? कब फटाके फोड़े जाएंगे कि एक क्रिमिनल मारा गया? मैं तो एक खबर पढ़ के आपको पढ़ाना चाहती हूँ, आप इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश आजाद हुआ था। श्वेता शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। और श्वेता शर्मा जी, किस तरह से फर्स्ट हैंड आप बताइए पहले तो कि अतीक अहमद के आतंक को आप लोगों ने कैसे झेला? जो हमें जानकारी मिली है, करोड़ों की आपकी जमीन के लिए आपको 2 लाख दे दिया। पहले 5-5 लाख का 3 चेक दिया था, फिर कहा वो भी 13 लाख दे दो। 2 लाख में आपको करोड़ों की अपनी जमीन इन लोगों को देनी पड़ी थी। क्या हुआ था और कैसा खौफ था इस आदमी का? जी मैम, क्या बोलते हैं, तब मैं रायपुर में थी, क्योंकि मेरा काम रायपुर में है। और मेरे हस्बैंड और मामा ससुर दोनों को वो कहते हैं आए और बोले कि क्या बोलते हैं, तुम्हारी बीवी के ऊपर नजर रखे हुए हैं और हम अतीक के आदमी हैं, उठा लेंगे तुम्हारी बीवी को, मरवा देंगे। अगर सब चीज सही चाहते हो तो हमारे साथ चलो। इनको उठा के लेके गए और वहां पे पहले से 10-15 लोग थे कचहरी पे, और इन लोग साइन करवाए और इन लोग को वापस छोड़ दिया गया। फिर बाद में पता चला कि 20 लाख में पूरी प्रॉपर्टी लिखवा ली गई है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ है और जो गवर्नमेंट कहते हैं वैल्यू है 1,65,90,000 के आसपास है। और उसके गुर्गों ने कहा कि डराया ऐसे कि आप पर नजर है, आपके बारे में कहा कि आप पर नजर है, इसको उठा लेंगे वरना जमीन दो। जी 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 जी। और उसके बाद में जब वापस आई तो मेरे हस्बैंड पहले से ही डरे हुए थे। फिर मैं पूछी कि हुआ क्या है, सामने कब्जा इसलिए किए हुए हैं, क्योंकि ये हमारे लोग तो है नहीं, ना मेरे जानकारी में है।
तो फिर उनका कहना था कि ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत पूछने पे बताया। फिर मैं सामने गई और मैं बोली तुम लोग की हिम्मत कैसे भी क्या बोलते हैं कि मेरी जमीन पे क्या बोलते हैं आप ऐसे कैसे घुस सकते हो कि 20 लाख में करवा लोगे किसी की प्रॉपर्टी को, क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ की मैडम, मैं ना अतीक जानती थी ना किसी और को जानती थी। फिर बोले कि अपने हस्बैंड से पूछ, ऐसा ही चलता है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं ज्यादा बोलेगी तो छत्तीसगढ़ से आई यूपी में दमन हो जाएगी करके खुलेआम मेरे को धमकी दी। जब 100 लोग के आसपास इकट्ठा भी हो गए थे, क्योंकि हमारा जो इलाका है ऐसा इलाका है कि वहाँ दिन भर भीड़ होती है। तो ये रात के 8 बजे के आसपास मेरे को जान से मारने की धमकी दिए। मेरे मामा ससुर के पास में बार बार जाके उनको धमकी देते हैं कि घर से सामान फेंक देंगे, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से वरना तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग अपना चीज छोड़ के कहाँ चले जाए मैडम? अनुराग जी परेशान हो चुके हैं और हर जगह क्या बोलते हैं जा चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे श्वेता जी से? हाँ, तो वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने पुलिस में शिकायत की क्या? सरकार किसकी थी? कब की घटना बता रही है? पूछ लीजिए। घटना कब की है श्वेता जी, बता दीजिए। कब की घटना है ये? बता रही है, गुस्सा मत कीजिए। 2022 क्या बोलते हैं अक्टूबर की घटना है और मैं पुलिस के पास गई पर कहते हैं एफआईआर नहीं हो रही थी। एफआईआर जब नहीं हुई तो क्या बोलते हैं मैं मीडिया के पास गई, फिर एफआईआर हो गई। 2022 की घटना मैडम, बहन सुन लीजिए, 2022 की घटना मैंने इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोला? नहीं मैंने इतने विश्वास के साथ, मेरे को पहले एक चीज बोल, अंजना जी एक सेकंड अंजना जी मैं आज श्वेता जी को बोल लेने दीजिए। बोलिए श्वेता जी। सर क्या बोलते हैं मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है कहते हैं यहाँ पे पुलिस की गलती है ना कि कहते हैं प्रशासन की। आज योगी सरकार है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और कोई ये ना कहे कि क्या बोलते हैं उनके शासनकाल में, उनके शासनकाल में हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। मेरे को डर के मारे ही कहते हैं हिम्मत ही नहीं पड़ती उस चीज की, तो इस चीज को कोई भी ना बोले। आप भदौरिया जी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की 2022 की घटना है, पुलिस इनकी एफआईआर नहीं कर रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, हम 17 से नहीं हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो ये यहाँ पे डर अगर किसी का है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के संज्ञान में आया उसके बाद ही तो हुई एफआईआर। भदौरिया जी शांत हो जाइए। सरकार, बहन मेरी बात पूरी हो जाए। भदौरिया जी शांत हो जाइए। पहले सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि सरकार के पास जब ये पता चला तो क्या बोलते हैं जब उनको खबर पता चली तभी एफआईआर हुई। ये क्या बोलते हैं दोनों अलग मैटर होते हैं सर। अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसमें पुलिस की गलती होती है, हम वहां खबर पहुंचाते हैं, उसके बाद अगर सरकार काम नहीं कर रही तो वो सरकार की गलती होती है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार है जिसके चलते आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत है और मैं इतने दम के साथ बोल रही हूँ। अनुराग जी उन्होंने यही बोला कि अब मैं पूरी बात कर लूं। बहन कह रही है कि 2022 की घटना है, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिख रही थी, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही थी, तो पुलिस समाजवादी की नहीं थी, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी। एक बात। दूसरी बात जो हमारे साथी ने बोला कि जालौन की घटना में कि उसको 6 दिन के अंदर उसके पैर में गोली लगी, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बेटी वापस आ जाएगी? जिस माँ की बेटी गई है वो वापस आ जाएगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो माँ बेटी जल गई क्या उनके नहीं पति को एक पत्नी मिल जाएगी क्या वापस? मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूरा करने दीजिए। नहीं, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से 4 लोगों को रौंद दिया गया, क्या जो जिन लोगों की मौतें हो गई, क्या एक बेटे को बाप मिल जाएगा, एक पत्नी को पति मिल जाएगा, एक मां को बेटा मिल जाएगा? वो वापस नहीं आ सकता। यही मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, हाथरस की बेटी जो घटना हो, क्या बेटी वापस आ जाएगी? या जिस तरह की घटना हुई है हेमंत यादव जो मारा गया बलिया में, क्या वो हेमंत अपने मैं कह रहा हूं दोबारा मां बाप को बेटा मिल जाएगा? सवाल ये नहीं होता है कि आप घटना के बाद क्या एक्शन लेते हो, सवाल ये होता है कि अपराधियों में डर क्यों नहीं है, घटना होने के बाद आप क्यों जगते हो? ये डर है। वही हमारी बहन कह रही है कि 2022 में पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या घटना होने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सुनती है? ये मेरा सवाल है। ठीक है, अब वो महिला बेचारी अपनी गुहार लगा रही है, समाजवादी का दोस्त, उसकी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, अब उनको भी बोलने दीजिए, उसके बाद मनीष जी आप बोलिएगा। श्वेता जी, अनुराग जी जो कह रहे हैं ठीक है? जी मैम। नहीं मैम, क्या होता है कि क्या बोलते हैं योगी जी एक ही है, वो 10 तो है नहीं, है तो एक आखिर इंसान ही। उनके तक बात पहुंचती है, वो कोशिश करते हैं, पर बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले कुछ अच्छे हैं, जैसे हमारे यहाँ के जो कमिश्नर है अभी रमित शर्मा,
और आकाश कोहली जी वो बहुत अच्छे इंसान है, उनके तक अगर सही तरीके से बात जाए तो वो हर मामले को सॉर्ट आउट करके देते हैं 100%। लेकिन क्या बोलते हैं, फिर थाना है उनसे नीचे, थाने को उनके काम मिला है कि वो जांच करें। अगर वहां पे बदमाशी हो तो उसको योगी जी कुछ नहीं कर सकते। और मैं यही चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं इसलिए बात रखने आई हूँ कि योगी जी को पता चले कि करैली थाना क्या बोलते हैं सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है। अगर सही तरीके से जांच करता वो तो आज मेरी जमीन में कब्जा नहीं बना रहता। मनीष जी, आप सरकार है, बताइए, और जो आप बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करके हम लोग रखेंगे। उनको न्याय मिलना चाहिए। आपकी पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है जो इनको न्याय नहीं दिला रही है, इनकी जमीन वापस नहीं दिला रही है? सरकार एक नियत, अब मुद्दे की बात आई तो ऑडियो ही खराब हो गया। ऑडियो ठीक कीजिए। हेलो, हाँ, फोन पे बोलिए। अंजना जी एक मिनट बोल रहे सर, बोल रहे आ रही हूँ अनुराग जी। हाँ, जवाब तो सुन लीजिए अनुराग जी। हाँ, बोलिए मिस्टर मनीष। देखिए, एक तो सरकार की नेक नियत इसी से स्पष्ट होती है कि कोई व्यक्ति तो गड़बड़ हो सकता है कहीं किसी भी व्यवस्था में, लेकिन सिस्टम संस्थागत रूप से न्याय दिलाने के पक्ष में है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि आपके चैनल पर बैठकर एक बेटी इस विश्वास पूर्वक कह सकती है कि हम इसलिए बैठे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अंजना जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, 94 से लेके और 2004 तक। मैं घटना को क्रमवार बता सकता हूं कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के समय में जमीनें कब्जा हुई, मकान कब्जा हुए, पार्षदों की हत्या हुई, राजूपाल विधायक की हत्या हुई, और उसमें किस तरह से कार्रवाई होती थी अगर मैं बता दूं तो समय कम पड़ेगा। देखिए, किसी व्यक्ति की गलती को किसी सरकार पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने अपने मुंह से कहा योगी जी पर भरोसा है, वहाँ के सीपी पे भरोसा है, वहाँ के एडिशनल सीपी पे भरोसा है। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की नीयत ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 19 मार्च 2017 को बनी, उसके बाद लगातार कार्रवाई हम लोगों ने की है माफियाओं पर। कोई एक घटना अभी हम मैनिपुलेट कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी, जालौन की घटना में पुलिस मुठभेड़ में जिसने हत्या की थी वो गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, सरकार की नीयत तब अच्छी मानी जाती है जब अगर कोई घटना हो जाए, घटना एक भी ना हो, ये सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन घटना होने के बाद अगर कार्रवाई अच्छे से होती है तो उसको इसका यही संदेश जाता है कि सरकार इस पे अधिक है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2013 में दंगे हुए, जानसठ का मौलवी उसमें अपराधी था, उसके ऊपर FIR दर्ज था, पुलिस खोज रही थी, उसको स्टेट प्लेन से लाकर अखिलेश यादव बिरयानी और सेवैया खिलाते थे, पाइप कैदी पे बैठा के। एक सरकार ये थी कि एक चीफ मिनिस्टर अतीत के कुत्तों से हाथ मिला के अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। आखिर जब वो चित्र गया होगा पूरे देश में, प्रदेश में, तो किसकी हिम्मत पड़ती है इसी कहमत से लड़ने की, किसकी हिम्मत पड़ती है इसी कहमत के खिलाफ FIR करने की? उस भ्रम को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ा अपने कार्रवाइयों के बल पे, और लिस्ट तो आपने दे ही दी, नहीं तो हर चैनल पे लिस्ट मांगते थे। वैसे नीरज जी आपको बताएं, सभी थानों पे टॉप 10 बदमाशों की अपराधियों की लिस्ट होती है, लेकिन भदौरिया जी से लेकर अखिलेश यादव जी तक कभी भी उस लिस्ट को देख नहीं पाते थे। आज प्रदेश स्तर पर लिस्ट जारी हो गई है। अब इनका वो भी मुलम्मा उतर गया जो ये कहते थे कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। ये धर्म और जाति का सुरक्षा कवच पहनाना बंद कर दे अखिलेश जी और बाकी आप लोग। अपराधी किसी के नहीं होते हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा तो निश्चित रूप से सबको उससे राहत मिलेगी। अनुराग जी, अंजना जी, देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या कॉन्फिडेंस था मेरा। मैं तो नहीं जानता था ये बहन कौन है। मैंने पूछा आपसे कौन सी साल की बात है, उन्होंने कहा 2022। मुझे पता है कि 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी सरकार विकास की राजनीति कर रही थी। और दूसरी बात, जहां तक आप बदमाशों की बात करते हो, 1991 में याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नेताजी के खिलाफ आपने तहसीलदार सिंह डाकू को उतारा था, याद है आपको? डाकू तहसीलदार सिंह, आपको कोई आदमी नहीं मिला था उनके खिलाफ लड़ाने के लिए, क्योंकि वो इतने व्यक्ति, उनकी समाज में इतनी पकड़ हो चुकी थी, जनता उनको इतना प्यार करती थी, आपको कोई आदमी उनके सामने लड़ने को नहीं मिला, तो डाकू को आपने लड़ाया था। मुझसे आप बात करेंगे बैठ के यहाँ पे। देखिए भारतीय जनता पार्टी से मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप बात इधर उधर की मत करो। आप उस बहन को न्याय नहीं दिला पाए। उन्होंने कहा था, सुनो, आपने कहा थाने में उनकी बात नहीं सुनी गई। अब थाना समाजवादी पार्टी के अंदर तो नहीं आता 2022 में। समाजवादी पार्टी की तो वहां एसपी नहीं है सरकार का, वो तो सब आपका ही है। आप कहोगे नहीं एसपी क्या करे, डीएम क्या करे, थानेदार नहीं सुनता।
तो भाई न्याय तो नीचे से ही मिलेगा ना। इसके मतलब आपका डिलीवरी सिस्टम फेलियर है, आप उसको सुधारिए। उसी डिलीवरी सिस्टम से सारी प्रॉब्लम हो रही है, और जिस वजह से इस तरह की घटनाएं होती है, कोई किसी की बेटी को मार दे रहा है, कोई किसी को रौंद दे रहा है, कहीं पे माँ बेटी जिंदा जल जा रही है, कोई किसी को गोली मार दे रहा है, कोई किसी को चौराहे पे मार दे रहा है, कोई जेल से छूटने के बाद, उन्नाव की घटना अंजना जी ताजा ताजा, जेल से छूट के अपराधी आए, उसके बाद बताओ उसके घर को जला दिया, पीड़िता के घर को। तो इतनी हिम्मत आ कहां से रही? मैं इस पर सवाल उठा रहा हूं, ये हिम्मत कहां से अपराधियों में आ रही है? इसका सवाल, इसके मतलब डिलीवरी सिस्टम फेलियर हो रहा है। इसको ना सुधार के आप समाजवादी पे आरोप लगाते रहते हो। सरकार आपकी है 6 साल से, दोषी समाजवादी हो जाती है। मतलब हम विपक्ष में रह के विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, आप सत्ता में रह के सत्ता का धर्म निभा रहे हो। इसके बाद तहसीलदार पे मैं जवाब दे दूं। तहसीलदार डकैत था, लेकिन कोर्ट के द्वारा जब उसको न्यायालय प्रक्रिया से बरी किया गया, उसके बाद उसको दिया गया था। पूनम देवी याद है भदौरिया जी को? याद है भदौरिया जी, पूनम देवी? क्या मतलब अब आप सुनिए, मतलब आप तो अभी लंबी बता रहे थे कि हम तो डकैतों को नहीं छूते हैं। कंप्लीट करने दीजिए उनको प्लीज, बीच में नहीं। अनुराग जी ठीक नहीं, प्लीज शाउटिंग मैच मत बनाइए सर प्लीज। हाँ तो पूनम देवी के बारे में इसीलिए मैंने केवल इशारा भर किया। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो पीड़िता है वो आपके चैनल पर है। हाँ। उनका विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने पहले भी कह दिया। वारिस पठान साहब को जल्दी से दिखाइए मेरे साथ एक बार। वारिस पठान साहब, श्वेता शर्मा और मुझे। वारिस पठान साहब, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है? ऐसी पीड़िताओं को मैं रोज बिठा रही हूँ आज तक पे। बीते दिन भी अतीक अहमद की पीठ पे गोली लिए 35 साल तक अपने बेटे को गोली लगने के बाद बिजली से जिस शख्स ने उड़ाया था, मारा था उसके भाई को, वो लड़ती रही अतीक अहमद के खिलाफ, और आज भी एक पीड़िता आज तक पे है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, एहसान जाफरी और अतीक अहमद को एक कड़ी में खड़ा करते हैं। ये कैसी नाइंसाफी है इन लोगों के साथ? देखिए, आज हमको अंजना जी, अभी जो हमारी बहन बेटी हुई श्वेता जी, इन्होंने तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। इन्होंने तो पूरी तरह से योगी सरकार के ऊपर हल्ला बोल दिया। इन्होंने तमाम देश को बता दिया कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है। 2022 से हमारी बहन बेचारी जा रही है कंप्लेंट लिखाने के लिए, एफआईआर लिखाने के लिए, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जल्दी से श्वेता जी, सिर्फ 2 लाइन। मेरे को कुछ बोलना है। बोलिए जल्दी बोलिए। मेरे को हाँ जल्दी बोलिए। मैडम, क्या है ना कि मैं वही बोल रही हूँ कि सरकार के ऊपर इल्जाम लगाना और एक पुलिस थाने के ऊपर पर्टिकुलर कि वो गलत कर रहा है तो उससे सरकार गलत नहीं होगी। जैसे ही सरकार को पता चला, वो तुरंत उसको संज्ञान में लेके एफआईआर करवाई है।